आज शुरू करेंगे हम प्रीफिक्स ऑफ ऑक्सी एसिड। जैसे आपको हमेशा डाउट आता होगा कि सर आप बोलते थे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि हाइपोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे प्रीफिक्स जो होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अपना जो टॉपिक आएगा आज वो क्या आएगा? प्रीफिक्स ऑफ ऑक्सी एसिड। इसमें से पहला प्रीफिक्स आएगा आपका मेटा, यानी कि मेटा आप कब लगा सकते हो? तो मेटा कब लगा सकते हो, ध्यान से देखना। जब कभी एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें तो जो बचेगा प्रोडक्ट एसिड, उस प्रोडक्ट एसिड के नाम के आगे आएगा मेटा। यानी कि इसका जो नाम था वो क्या था बताओ? फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या था? फॉस्फोरिक एसिड। फिर इसका नाम क्या बन जाएगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? इसको दो तरह से बोल सकते हैं, या तो एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल या एक मोल में से एक मोल निकाल दें, यह आ जाएगा n। ठीक, अब ये जो n की वैल्यू है वो 1 और 2, यानी अगर यहाँ पर 1 रखूं तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ 2 रखूं तो जो फॉर्मूला बनेगा, वो वाला एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, यानी नेचर में नहीं पाया जाता। यानी कि अभी नहीं मिल रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर हमें मिल जाए। अभी नहीं मिला, नेचर में हो सकता है मिल जाए, बाद में हो सकता है पता लग जाए, तो बाद में अगर पता लगेगा तो लिख देंगे। इसीलिए n = 2 के लिए प्रोबेबिलिटी है कि ये मिल सकता है। तो जिस समय में मिलेगा उसका प्रपोज्ड स्ट्रक्चर जो है साइंटिस्टों ने ये दिया है। प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ये दिया है, जिस दिन ये मिल जाएगा उस दिन। क्लियर सबको? वैसे आपको n = 1 और 2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक, तो मेटा की बात करें तो मेटा की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड। लिखो, वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड। एक में से एक वाटर निकाल दो तो जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट के नाम के आगे मेटा आ जाएगा। इसका नाम अगर फॉस्फोरिक एसिड है तो उसके नाम के आगे क्या आ जाएगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। n = 3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, n = 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्टेंस कहाँ से आया नेचर में? 3, 4, 5, 6। तो 3, 4, 5, 6 की बात कर लेते हैं अपन। देखो, ठीक है। तो देखो इधर अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 रख देते हैं n की वैल्यू। ये ऐसे था ना, HPO3 n। अगर ये 3 n की वैल्यू कितनी रख रहे हैं? 3, तो क्या बनेगा यहाँ? H3E3O9। n = 4 रखो, H4P4O12। n = 5 रखो तो क्या आएगा? ये H5P5O15। क्लियर? n = 6 रखो तो क्या बनेगा? H6P6O18। क्लियर? इसका नाम क्या होगा देखना जरा। ये 3 है, 3, और इसका स्ट्रक्चर आप बताओ साइक्लिक होगा या नहीं होगा? तो हमने कंडीशन पढ़ी थी साइक्लिक स्ट्रक्चर की। सेंट्रल एटम मोर देन 2 होना चाहिए, सराउंडिंग एटम जो है शुड बी इक्वल टू या ग्रेटर देन होना चाहिए। तो आप ध्यान दो, इधर ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। सेंट्रल एटम मोर देन 2 है, हाँ। सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन, तो ये इक्वल भी है और ये ग्रेटर देन भी है, तो ये होना चाहिए। यहाँ पर भी सेंट्रल एटम मोर देन 2 है तो शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये सब साइक्लिक बनेंगे। अभी अगर साइक्लिक बनेंगे तो इनके नाम के आगे आएगा साइक्लिक। अब ये 3 फास्फोरस है तो ट्राई, और नाम में आपको पता ही है क्या आएगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो साइक्लिक ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो साइक्लिक ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा बताओ? साइक्लिक टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक
एसिड। इसकी बात करें तो क्या आएगा, साइक्लिक पेंटा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसकी बात करेंगे अगर, साइक्लिक हेक्सा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये साइक्लिक हेक्सा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, तो इस तरह से इनके नाम दिए जाते हैं। क्लियर। अब आप इनके स्ट्रक्चर की बात कर लो तो बताओ साइक्लिक होगा नहीं होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जरा एक बार साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो उसकी बात भी कर लेते हैं। देखो अब साइक्लिक की बात कर रहे थे हम, साइक्लिक देखो, अगर मैं बात करूं P3 H3P3O9, तो H3P3O9 की अगर हम बात करें तो H3P3O9 के अंदर देखो आप क्या बनेगा, सेंटर एटम मोर देन 2 है, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि H3P3O9 सबसे पहले आपकी बेसिसिटी कितनी आएगी इसकी 3, क्योंकि बेसिसिटी में यहाँ कोई एक्सक्लूडिंग नहीं था। अपन ने कहा था कि वो 4 ऐसे लिखवाए थे जिनमें बेसिसिटी एक्सक्लूडिंग थी, यानी कि जहाँ पर H3PO3 था 3 हाइड्रोजन थे और बेसिसिटी 2 आई थी, लेकिन यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन तो बेसिसिटी 3 आएगी। साइक्लिक में मैंने बताया था सबसे पहले आप सेंट्रल एटम को सेटिस्फाइड करेंगे, सेंट्रल एटम सेटिस्फाइड कर दिया, सेंट्रल एटम सेटिस्फाइड करने के बाद भी ऑक्सीजन बच गए, तो सेंट्रल एटम फास्फोरस से अभी 5 बॉन्ड बना सकता है, तो 5 बॉन्ड अगर बना सकता है तो इसको आप अभी 2 ऑक्सीजन और दे सकते हो क्या, देखो जरा, हाँ दे सकते हैं, 2 ऑक्सीजन और दे दी तो 5 बॉन्ड बना रही है इसने, देखो अब 5 बॉन्ड बना लिए, सेटिस्फाइड हो गया, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या बना, साइक्लिक ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, इसका बनाओ, चलो ट्राई करो, H6P6O18, इसका ट्राई करो, चलो H6P6O18 का ट्राई करें, तो सेंट्रल एटम कौन होगा, फास्फोरस, ऑक्सीजन आएगा इसमें, ये OH 6 हैं, 6 के 6 फास्फोरस पे एक OH लगा देंगे आराम से, ये OH आ गया। अब क्या बचा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ये सेटिस्फाइड हो गया। तो सोडियम, अगर यहाँ हटा के सोडियम लगा दे तो नाम बन जाएगा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का स्ट्रक्चर बोलेगा तो H हटा करके सोडियम लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉस्फोरिक एसिड हो गया, कौन सा वाला, हेक्सामेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका, अब अगर हम बात करें किसकी, H3PO3 की, इसमें से एक वाटर निकाल दो तो क्या बनेगा, ये HPO2, इसका नाम था फॉस्फोरस, इसका नाम बन जाएगा मेटाफॉस्फोरस। ये ऐसे ही रहता है नॉर्मली, इसके अंदर होल एन कुछ नहीं है। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल है। बोरिक एसिड ले लो, बोरिक एसिड में से एक वाटर निकाल दो, ये बन जाएगा HbO2, यहाँ N, तो यहाँ भी N निकालेंगे और ये N आएगा, इसका नाम होता है मेटा बोरिक एसिड। यहाँ N की वैल्यू ओनली 3 होती है, क्या 3, यानी कि मॉलिक्यूल जो मिल रहा है वो ओनली 3 वाला मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करेगा। अब आप सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, ये याद रखना पड़ेगा, रीजन बिहाइंड इट कि नेचर में जिस फॉर्म में मॉलिक्यूल पाया जा रहा है हम उसी फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर N की वैल्यू ओनली 3 पाई जाएगी तो ये कैसा बनेगा, H3B3O6। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो BOB ये O, अब यहाँ क्या आएगा, ये OH। ठीक है, ये आपका 3 आ गया।
क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम को पहले सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अब एक खास बात है, यहाँ जो ऑक्सीजन होता है इसके पास एक लोन पेयर होता है, यहाँ जो बोरोन है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे सकता है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम ये बाद में पढ़ेंगे अगले साल। इसको बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। क्या बोला जाता है इसको? बैक बॉन्डिंग। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। जब ये अपना एक लोन पेयर दे देगा तो इसके पास एक ही लोन पेयर बचा, तो इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो 1 2 3, इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या आएगा? ये sp2, इसका भी क्या आएगा? sp2, इसका भी sp2, बोरोन का भी क्या आएगा? देखो sp2 sp2 sp2, यानी कि जो मेटाबोरिक एसिड है इसका हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। सारे एटम का हाइब्रिडेशन अगर sp2 है तो ये प्लेनर होगा। सारे ही एटम का हाइब्रिडेशन अगर sp2 है तो ये क्या होगा? प्लेनर। क्या हो जाएगा? ये प्लेनर। ठीक है, क्लियर सबको? तो आपसे पूछेगा मेटाबोरिक एसिड प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर, तो आप बता दो प्लेनर है। ये वाला अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अगले साल आएगा। इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं, ये दोबारा आएगा। मतलब तो जेई मेंस या नीट जब आप देने जाएंगे या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाएंगे उससे पहले ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना इस चीज़ की। अब एक नोट करके पूछ रहा है वो, इसका मतलब अगर हम एक मॉलिक्यूल में से पानी निकाल दें तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका मेटा होगा। यहाँ से पानी निकाल दिया, यहाँ से भी पानी निकाल दिया, और यहाँ से भी पानी निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से पानी निकला, यहाँ से पानी निकला, यहाँ से पानी निकला, तो क्या बनेगा? ये SO3। यहाँ से निकला तो SO2। अब आपने यहाँ से एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला है। एक मॉलिक्यूल में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है तो प्रोडक्ट के आगे मेटा आना चाहिए। तो इसका नाम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेटा कार्बोनिक एसिड। इसका नाम कार्बोनिक एसिड है। इसका नाम मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है मेटा सल्फ्यूरस एसिड। बट ऐसा नहीं होता, ये सब मेटा नहीं होते, इनके आगे मेटा प्रीफिक्स नहीं लगता। अब सवाल यही है कि इनके आगे मेटा प्रीफिक्स क्यों नहीं लगता? तो इसमें एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप वाटर निकालते हैं और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन होता है तभी आप प्रीफिक्स लगा सकते हो। क्या बोला? जल्दी बताओ। अगर आप वाटर निकालते हैं और वाटर निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बचे उस प्रोडक्ट में अगर हाइड्रोजन हो तभी आप, हाइड्रोजन अगर हो तभी आप उसके आगे प्रीफिक्स लगाएंगे। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था? प्रीफिक्स फॉर ऑक्सी एसिड, हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो अगर आपने जब वाटर निकाला और वाटर निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बचा उस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब ये एसिड नहीं है। दीज आर एनहाइड्राइड। दीज आर एनहाइड्राइड। तो एक नई डेफिनेशन आपको पता लगे कि अगर किसी एसिड में से पानी निकालने के बाद प्रोडक्ट बचे और उस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नहीं हो तो फिर उसे एनहाइड्राइड कहा जाता है, और अगर हाइड्रोजन हो तो फिर वो क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सी एसिड होता है, और वो डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सी एसिड के लिए एक प्रीफिक्स लगाया जाता है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सीखा। वापस बोल देता हूँ, एसिड में से वाटर निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बचे अगर उस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है तो वो डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सी एसिड है। हाइड्रोजन नहीं बचता अगर तो वो एनहाइड्राइड है, और नाम हम जो देंगे वो डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सी एसिड का ही है। ठीक है, तो इनके नाम कुछ नहीं होंगे, इनके नाम सिंपल होंगे। क्या? एनहाइड्राइड। तो आपसे सवाल पूछेगा कि CO2 इज एनहाइड्राइड ऑफ, तो आप बोलोगे H2CO3। SO3 इज एनहाइड्राइड ऑफ, तो आप बोलोगे H2SO4। SO2 इज एनहाइड्राइड ऑफ, तो आप बोलोगे H2SO3। क्लियर? तो ये आपका हो गया मेटा। अब इसके बाद अगला आता है ऑर्थो।
ऑर्थो प्रीफिक्स उन एसिड्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है जो अपनी मेटा फॉर्म बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम होता है राम कुमार, अगर वो पीएचडी कर लेते हैं तो उनको एक प्रीफिक्स दिया जाता है डॉक्टर राम कुमार, उपाधि मिलती है ना, तो पीएचडी करने पर मिलती है। तो ऐसे एसिड जो अपनी मेटा बना सकते हैं, जैसे इसने आपका मेटा बनाया था, एक वाटर निकाल दिया था और यहाँ बन गया था मेटा, एक वाटर निकाल दिया, यह बन गया था मेटा, एक वाटर निकाल दिया था, ये बन गया था मेटा। ये वाले प्रोडक्ट के लिए तो अपन ने दिया था मेटा प्रीफिक्स, लेकिन अगर रिएक्टेंट की बात करें तो इसके लिए एक प्रीफिक्स दिया जा सकता है ऑर्थो। ये ऑर्थो, इसके दो नाम हो गए, एक तो राम कुमार भी हो गया, राम कुमार भी बोलो उसकी का नाम था, बट अब पीएचडी कर ली तो एक नाम और हो गया डॉक्टर राम कुमार। ये ऑर्थो है, यहाँ क्या आ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। ये ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। इसका एक नाम हो गया ऑर्थो बोरिक एसिड। ये आपको ऑर्थो प्रीफिक्स का भी समझ में आ गया कि ऑर्थो प्रीफिक्स हमें तब लगाना है जब ये एसिड अपनी मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करा सकता है। अब आपसे बोलेगा क्या H2SO4 के लिए ऑर्थो आएगा, H2SO3 के लिए आएगा, H2CO3 के लिए आएगा? सोचो, तो आंसर है इनके लिए नहीं आएगा। इनके लिए नहीं आएगा ऑर्थो, क्योंकि ये अपना मेटा फॉर्म नहीं बना रहे थे। इनसे जो बन रहा था प्रोडक्ट वो तो एनहाइड्राइड था, इनसे जो प्रोडक्ट बन रहा था वो तो एनहाइड्राइड था, इनके लिए फिर ऑर्थो प्रीफिक्स नहीं आएगा। सिंपल है। तो ऑर्थो प्रीफिक्स प्रोवाइडेड फॉर दोज ऑक्सी एसिड विच कैन फॉर्म देयर मेटा डेरिवेटिव। ठीक है। इसके बाद पायरो। अब पायरो कब आता है देखो, जब H3PO4 में से दो में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। अगर आप दो मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 में से एक H2O को निकालते हैं तो जो आपके पास बनता है उसको हम पायरो कहते हैं। जैसे आपका ये बना, इसका नाम तो फॉस्फोरिक एसिड हो गया, अब इसका नाम क्या बन गया, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं यहाँ पर दो H3PO3 कर दूं और इसमें से वाटर को निकाल दूं तो ये बन जाएगा आपका पायरो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है। अगर मैं H2SO4 में से निकाल दूं तो आप देखो यहाँ क्या बनेगा, H2H2O7, तो इसका नाम बन जाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं H2SO3 में से निकाल दूं तो नाम बन जाएगा इसका पायरो सल्फ्यूरस एसिड। पायरो सल्फ्यूरस एसिड क्या बन जाएगा, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। तो पायरो कब लगाते हैं समझ में आ रहा है, जब दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालते हैं तब प्रोडक्ट के आगे पायरो लगाया जाता है। एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालेंगे तो प्रोडक्ट के आगे क्या लगेगा, मेटा। दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकलेगा तो प्रोडक्ट के आगे क्या लिखेगा, पायरो। ठीक है। अब बात करते हैं
क्या इसके लिए पायरो आएगा? सोच के बताना। सॉरी, यहां से निकालो। यहाँ क्या बचेगा? N2O5। देखो 2 वाटर निकाल दिया, सॉरी 1 वाटर ना, 2 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल में से 1 वाटर निकाल दिया, N2O5। यहाँ पर भी 1 वाटर निकाल दिया तो क्या बनाए? Cl2O7। यहाँ से भी निकाल दिया तो क्या बनाए? N2O3। यहाँ पर कहीं हाइड्रोजन दिख रही है? नहीं। अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या बोलोगे आप? ये भी क्या है? क्या है? एनहाइड्राइड। ये क्या है? ये एनहाइड्राइड। दीज आर एनहाइड्राइड्स। तो ये आपके एनहाइड्राइड्स काउंट होंगे, क्योंकि ये पेरेंट ऑक्सी एसिड से हाइड्रोजन नहीं रख रहा है प्रोडक्ट। हाइड्रोजन होता तो हम इसको बोलते डेरिवेटिव एसिड है। ठीक है, तो ये आपके एनहाइड्राइड हो गए। तो ये आपका पायरो होता है। 2 में से 1 को निकालना। पायरो के बाद अगला आता है आपके पास हाइपो। हाइपो कब लगाते हैं? हाइपो अस ऑक्सी एसिड में से निकालने के बाद लगता है। हाइपो कब लगता है बताओ? अस ऑक्सी एसिड में से जब निकाला जाता है। क्या बोला जल्दी बताओ? अस ऑक्सी एसिड में से निकालने पर। तो आपका ये अस है कि नहीं है? फॉस्फोरस। देखो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपो फॉस्फोरस। हाइपो कब लगेगा? बस ये ध्यान रखना, जब अस में से 1 ऑक्सीजन निकाल दो आप। अगर मैं बात करूं यहां पर नाइट्रस, 1 ऑक्सीजन निकाल दो आप, ये बच जाएगा। इसका नाम क्या बन जाएगा? हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड के लिए एक खास बात बता देता हूं, मोनोमर डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोमर डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये डाइमर फॉर्म में ही मिलेगा हमेशा, HNO2। और आपको बता दूं कि हमने H बॉन्डिंग अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए आप इस बात को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ये वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है, नोट कर लिया, इसका जो स्ट्रक्चर है देखो आप, वो ऐसे बनेगा। ये आपका इस तरह से भी आ सकता है। इसको बोलते हैं अपन सिस, इसको बोलते हैं हम ट्रांस। तो इसके 2 आइसोमर बनते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड के, एक सिस और एक ट्रांस। अगर मैंने बताया था दोनों OH सेम ग्रुप सेम साइड पर हो ऐसे, तो सिस कहा जाता है, अपोजिट पर आ जाते हैं तो ट्रांस कहा जाता है। तो हाइपोनाइट्रस एसिड 2 फॉर्म में मिलता है, एक सिस और एक ट्रांस। हाइपोनाइट्रस एसिड किस फॉर्म में मिलता है? 2, एक सिस और एक ट्रांस। ठीक है, तो ये हाइपोनाइट्रस एसिड हो गया। अगला देखो, नोट कर लो इसको पहले अच्छे से।
अगर हम H2SO3 से एक ऑक्सीजन निकाले तो क्या बनेगा? H2SO2। इसका नाम क्या था बताओ? सल्फ्यूरस एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। इसका एक खास नाम और होता है सल्फोक्सेलिक एसिड। पहले ये माना जाता था कि इसको हाइपो नहीं बोलते हैं, तो कई जगह आपको मिल सकता है कि दिस इज नॉट अ हाइपो फॉर्म, दिस इज ओनली सल्फोक्सेलिक एसिड। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी हाइपो है। क्लियर? तो आपको कहीं डाउट नहीं आएगा। सल्फोक्सेलिक एसिड भी और हाइपोसल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस एसिड भी, दो नाम है इसके। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगी, तो मैं आपको इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। इसकी दो फॉर्म मिलती है नेचर में, एक ये वाली और एक वो वाली। हमें आंसर सारे इससे देने हैं, यानी कि इसकी जो बेसिसिटी है वो आपको क्या बोलनी है? 2। सारे आंसर इससे आएंगे क्योंकि नेचर में इसके कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं। जब भी किसी एसिड की या मॉलिक्यूल की 2 स्ट्रक्चर पाई जाती हो तो हम उस स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करते हैं जिसके कंपाउंड नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि हम उन कंपाउंड की स्टडी कर रहे होते हैं। तो उन्हीं कंपाउंड के बेसिस पर रिएक्शन बनी हुई होती है, उन्हीं कंपाउंड पर प्रोडक्ट बने होते हैं, उन्हीं कंपाउंड से जो भी चीज़ बन रही होगी वो बन रही होगी। तो आपको उस स्ट्रक्चर को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, जिससे सारी चीज़ें नेचर में बन रही हैं या हम बना रहे हैं, हमारे डेली यूज में आ रही हैं। तो वो ये वाली स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसी को एक्सेप्ट करके चलते हैं। और बेसिसिटी 2 बोलते हैं। और वो वाला फॉर्मल, वो वाली जो चीज़ है हमने कहा था जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, वो भी देखो सही से एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है? क्लियर? ये आपको जिसमें ध्यान रखना पड़ेगा। नोट करो सल्फोक्सेलिक एसिड। क्लियर? ये आपका क्या हुआ था अभी? हाइपो। अब हाइपो की बात करें, जैसे ये, इसका नाम होता है क्लोरस एसिड। एक ऑक्सीजन निकाल दो, ये क्या बन जाएगा? हाइपो क्लोरस एसिड। क्या बन जाएगा? ये क्लोरस एसिड है, इसमें से एक निकाल दिया तो क्या नाम बन गया इसका? हाइपो क्लोरस एसिड। ठीक? अब जो इंपॉर्टेंट बात आएगी वो आएगी, ध्यान से सुनना। 2 जगह आपको फिर से डाउट आएगा। H2S2O6, इसका एक नाम होता है हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। एक नाम और होता है इसका डाइथायोनिक एसिड। अबे सो तो नहीं गए, जागते रहना, जिंदा लोगों की तरह बैठो आराम से। मुझे पता चला है रिवाइज करते समय तुम लोग कई बार तो वीडियो ही नहीं देखते हो। अपना जो टाइम है, रूटीन है, उसको फिक्स रखो भाई। जिस टाइम पर वीडियो अपलोड है उसी टाइम पर देखो। एक बार अगर छूट गया ना वीडियो देखना तो फिर वो 2-3 दिन तक नहीं देख पाते हैं अपन। ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। इसमें आप ऐसे मत सोचना कि सिर्फ आप ही के साथ होता है, पूरी दुनिया में सबके साथ होता है। समझ गए? हर विद्यार्थी के साथ ये घटना होती है। तो ये कोशिश करें कि वीडियो देख ही लें आप, चाहे आपका होमवर्क कितना भी पेंडिंग पड़ा हो, पर करंट जो है वीडियो तो एक बार देख ही लो। ठीक है? चलो, तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड क्या आ गया? हाइपो आ गया। ऐसे कैसी एक और होता है H2P2O6, इसके 2 नाम होते हैं। एक होता है हाइपो फॉस्फोरिक एसिड और एक होता है इसका हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। ये जो होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ये होता है टेट्राबेसिक।
और ये होता है आपका ट्राई बेसिक। ये क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, टेट्रा बेसिक और ये ट्राई बेसिक। अब आपको डाउट आ गया, डाउट ये आया कि सर आपने अभी बताया था कि सर अस में से एक ऑक्सीजन निकालते हैं तब प्रोडक्ट के आगे क्या लगाते हैं अपन, हाइपो। सर यहाँ पर तो इक में आ रहा, देखो ये इक, ये इक, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर ये हाइपोसल्फ्यूरिक होता और इक का रूल होता तो H2SO4 में से निकालते एक, H2SO4 में से एक निकालते तो H2SO3 बनता। तो H2SO3 का नाम थोड़ी ना बताया मैंने, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। H3PO4 होता, उसमें से एक ऑक्सीजन निकालते और H3PO3 बनता, तो H3PO3 का नाम थोड़ी बताया मैंने, हाइपो। ये एक ऑल्टरनेट मेथड से बने हुए एसिड हैं जो हमने बनाए हैं। ये नेचर के एसिड हैं लेकिन ये हमने बनाए हैं, तो ये हमने बनाए हैं इसलिए इनके नाम हमने दिए हैं। पर जो टेक्निक इनको बनाने की वो देखो आप क्या है, वो है कि H3PO4 लिया पहले 2 मोल, उसमें से एक वाटर निकला, एक वाटर निकलने के बाद आपको पता है पायरो बनता है, और फिर इस पायरो से एक ऑक्सीजन निकाला अपन ने, तब बना ये H4P2O6। अब पायरो से बना रहे हैं, एक एसिड से नहीं बनाया है अभी भी, ध्यान से देखना आप, हमारी डेफिनेशन फिर भी सही है। एक एसिड से नहीं निकाल के बनाया, ये किससे निकाल के बताया, पायरो से। किससे निकाल के बनाया है, पायरो से। तो पायरो से अगर निकाल के बनाया है तो आना चाहिए था सर यहाँ पर फिर एक और रूल, पायरो हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे आना चाहिए था, या हाइपो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड आना चाहिए था। नहीं, क्यों, क्योंकि हमने जो प्रीफिक्स दिए हैं वो पेरेंट ऑक्सी एसिड के लिए दिए हैं, मतलब पेरेंट ऑक्सी एसिड के आगे प्रीफिक्स लगेगा डेरिवेटिव के लिए। तो इसका ओरिजिनल पेरेंट ये था, इसका नाम था फॉस्फोरिक एसिड, तो इस पेरेंट के आगे लगेगा प्रीफिक्स जो भी लगेगा, तो इसलिए इसके पेरेंट के आगे प्रीफिक्स लगाया हमने, हाइपो, बोलो, फॉस्फोरिक एसिड। पेरेंट के आगे लगाया, देखो मैंने, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर हो गया। इसी तरह से दूसरा देखो आप, H2SO4 लिया अपन ने 2 मोल, इसमें से एक वाटर निकाल दिया, H2 क्या बना यहाँ पर, ये देखो एक निकाल दिया, H2SO7, इसका नाम एक और बन गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका एक खास नाम होता है ओलियम। क्या होता है, ओलियम। देखो इसका एक नाम क्या बन गया, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और एक नाम और उसका होता है ओलियम। इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो ये बन रहा है H2H2O6। अब ये बताओ, ये डेरिवेटिव है, हाइपो लगेगा लेकिन पेरेंट वाले के लगेगा क्योंकि पेरेंट ही है, फिर इसका नाम बन जाएगा हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम बन जाएगा, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। नोट करो इसको। क्लियर। अगला देखो, अब हमने बात की थी इसकी H4P2O6, इसके 2 नाम बताए थे अभी भी। एक तो नाम बताया था आपका हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, और इसके लिए मैंने बोला था टेट्रा बेसिक। और ये आपका क्या बताया था अभी, आइसो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, ये बताया था मैंने ट्राई बेसिक। अब इसका स्ट्रक्चर पूछेगा आपसे, तो पहले हाइपो वाले का बनाओ। मैंने आपको सिखाया था कि अगर ऑड नंबर में हो तब तो आपका पीओपी लिंकेज आता है। यहाँ पर आपका क्या है,
इवन नंबर में हो तो इवन नंबर वाला एक ही आता है। सिमेट्री शुड बी प्रीफर, बेसिसिटी 4 है तो 2 इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, डबल बॉन्ड या और डबल बॉन्ड या, ठीक। तो ये आपके हो जाएगा टेट्रा बेसिक। देखो अब 4 हो 4 है। ट्राई बेसिक जब आएगा तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका एक एच डायरेक्ट जुड़ेगा, ये देखो डायरेक्ट जुड़ गया ये एच। जब ये एक एच डायरेक्ट जुड़ेगा तो पीओपी लिंकेज आएगी इसमें। अब आप फंस गए। अगर आपको फॉर्मूला देके पूछे कि इसमें पीपी लिंकेज है या पीओपी लिंकेज है तो क्या करेंगे? तो जनरली आंसर इससे दिया जाता है, क्योंकि ये ही एनसीईआरटी में हमारे दी हुई है। हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ यही नाम दिया हुआ है, इसीलिए इसी से आंसर देंगे और इससे यही आंसर जाएगा। तो आप देखो हमने जो रूल या हमने जो टिप्स पढ़े हैं वो कहीं फेल नहीं हो रहे। ऑड नंबर में है ये इवन, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में है, रेंज में है तो पीपी लिंकेज आएगी, यस यही है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि कभी कभी एडवांस में अगर कुछ ज़्यादा आ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी टेंशन मत लेना, ठीक है? समझ गए? कन्फ्यूजन नहीं आएगा, टिप्स फॉलो हो रही है। हाँ, स्ट्रक्चर क्लियर। ये आपका हो गया हाइपो। हाइपो के बाद आता है पर कब आता है जरा देखो, जब आप एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, जब आप एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं इसके अंदर, जब आप एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं एक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन में, एक वाले में ऐड करना है, तब पर आएगा। जैसे मान लीजिए इसका नाम आपका क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पर फॉस्फोरिक एसिड। पर फॉस्फोरिक एसिड। अब पर के साथ यहां एक प्रीफिक्स और लगता है, परऑक्सी या परऑक्सो, दोनों में से कोई भी एक बोलो, एक ही बात होती है। वो कब लगता है, जब कभी ऑक्सीजन ऐड करने पर प्रोडक्ट एसिड का जो सेंटर एटम है, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज चला जाए। अब इसका आउट ऑफ रेंज आ रहा है क्या, जरा देखो। मैंने आपको सिखाया था फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +5 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज का एक फॉर्मूला था ना, n-8 to n, जहाँ n बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो 5 - 8 करोगे तो -3 to +5 आएगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। यहाँ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी है इसकी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप, कितनी आ रही है, +7 आ रही है। आउट ऑफ रेंज है, तो आउट ऑफ रेंज है तो यहाँ परऑक्सी भी आएगा। पर ऑक्सी बोलो या परऑक्सो, एक ही बात है। परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड है तो परऑक्सी लिंकेज जरूर आएगी। अब परऑक्सी लिंकेज आएगी तो परऑक्सी लिंकेज कैसी होती है आपको पता ही है, क्या आएगी परऑक्सी लिंकेज बताओ, POOH। ये देखो आप, 1 2 3 H हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ जाती है तो उसमें परऑक्सी लिंकेज पक्की पाई जाती है। अब आप दिमाग लगाओ, अब इस पर फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी आ रही है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, सॉरी ऑक्सीजन खींचेगा, ये ऑक्सीजन खींचेगा, ये भी 2 है, ऑक्सीजन खींचेगा और ये भी खींचेगा, तो यहाँ +5 आएगा। तो ओरिजिनली ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 ही आ रही है, क्लियर।
परोक्सी क्यों आया? क्योंकि परोक्सी लिंकेज आ रही है। थोड़ा फील लेने की कोशिश करना, अगर आपको शायद मैं समझा पाऊँ तो हुआ क्या होगा, सोचना जरा। आपने कहा कि एक ऑक्सीजन जब इस पर ऐड होगा तो ये बनेगा, फील लेना। एक ऑक्सीजन जब इस पर आप जोड़ोगे तो ये मान के ही जोड़ा जाता है कि सेंट्रल एटम पर ही जुड़ेगा जाकर कोई भी एटम। थोड़ी सी फील लेना, कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की, अगर आपको आए तो। ऑक्सीजन जाके कहाँ जुड़ेगा? सेंट्रल एटम पर ही जुड़ेगा, सीधा सेंट्रल एटम पर जाके जुड़ेगा, यही मानेंगे हम तो। लेकिन अगर सेंट्रल एटम खुद ही अपनी मैक्सिमम वैलेंसी लेके बैठा है, ये इसका स्ट्रक्चर देखो, तो इसमें 5 बॉन्ड बन रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो 5 बॉन्ड इसमें खुद में ही बन रहे हैं भाई मेरे, तो ये तो खुद ही मैक्सिमम वैलेंसी लेके बैठा हुआ है, और एक ऑक्सीजन और जोड़ रहे हो। आपने जब एक ऑक्सीजन भेजी तो फास्फोरस ने कहा ये क्या है, ये कहाँ जोड़ूंगा मैं? हमने कहा हमें नहीं पता, तेरे को जोड़नी, तेरी डेगे तुझा। तो हम तो यही मान रहे थे कि यार ये जब गई होगी तो ये इस पे जुड़ी होगी, देखो ऐसे, और ऐसे जुड़ी होगी तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा होगा? +7। एक इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, 2 3 4 5 6 7 +7, ये +7 आ गया देखो इसमें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ नहीं जुड़ सकती, क्योंकि फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो चुकी है? +5 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता वो, तो मना कर देगा उसको कि नो। लेकिन हमने कहा नहीं जोड़ना है, तो बोला यार ये तो गलत बात है यार, मैं कहाँ जोड़ूंगा इसको। हमने कहा यार जोड़ो, तो फिर उसने कहा हाइड्रोजन को भी धक्का दे, हाइड्रोजन को थोड़ा धक्का दिया और बोला यार इस ऑक्सीजन को भी जोड़ो, तो फिर ये ऐसे जुड़ेगा, और जैसे ही ऐसे जुड़ेगा तो परोक्सी लिंकेज आएगी, इसलिए परोक्सी लिंकेज आ जाती है। आउट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज आउट ऑफ आती है, इस वजह से आप सीधा जोड़ते हो यहाँ पे सेंटर। और हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 का डिफरेंस आता है, क्योंकि ऑक्सीजन हम मानते हैं सेंट्रल एटम पर, तो हम +2 एक्स्ट्रा दिखता है, लेकिन +2 एक्स्ट्रा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो यहाँ आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो फील देने की कोशिश किए, अगर नहीं आए समझ में तो दोबारा देखना, मैंने इसको क्लियरली समझा दिया। 2 से 3 बार वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे। अब तो फिर वही चलेगा बस, बाकी सब में भी ये प्लस, तो क्या बन जाएगा? ये H2SO5, इसका नाम होता है पर सल्फ्यूरिक एसिड। पर सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा इसका एक नाम होता है पर ऑक्सी, क्योंकि आउट ऑफ रेंज में आ गया। मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, एक नाम और इसका केरोज एसिड। ये जो स्पेशल नाम है भाई याद रखने पड़ेंगे ये। अगर आप ये कहते हो कि याद कैसे करें और याद नहीं होता, तो आईटी और छोड़ दो, नीट छोड़ दो, मत करो फिर आईटी और नीट, कोई जरूरत नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि कंपल्शन है, तो नाम तो याद करना ही पड़ेगा। पिक्चर देखने जाते हो साले हीरो हीरोइन के नाम याद करके जाते हो, पता होता है हीरो कौन सा है, तो यार ये तो पिक्चर चल रही है, इनके नाम तो याद करोगे। हीरो है, केरोज एसिड है, क्लियर। अगला देखो, अगर मान लीजिए HNO3 है, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे, HNO4 आएगा। तो अभी इसका नाम लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ, पर नाइट्रिक एसिड, परऑक्सो नाइट्रिक एसिड। ये आपका एसिटिक एसिड है, एक ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या आएगा? पर एसिटिक एसिड और परऑक्सो एसिटिक एसिड। ठीक है, पर ऑक्सी एसिड और परऑक्सो एसिड। अगला HClO3, इसका नाम होता है क्लोरिक एसिड। यहाँ एक ऑक्सीजन जोड़ दो, HClO4 आएगा, इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड। अब यहां पर ऑक्सी नहीं आया, पूछो क्यों? देखो, क्योंकि यहां पर ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर देखने पर आपको पता होगा कि Cl डबल बॉन्ड OH 5 बॉन्ड बनाता है और एक ये लोन पेयर होता है। अगर ये 5 बॉन्ड बनाना और एक लोन पेयर है,
ये 5 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है, तो सोच सकते हो कितने बॉन्ड बना रहा है, 5, एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी है। क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 7। मैंने आपसे कहा था कि अपने ही ऊपर जोड़ता है अगर जगह हो तो यहाँ देखो आप, जब आप एक ऑक्सीजन और दोगे तो वो कहाँ जोड़ देगा, यहाँ। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 7। तो क्या यहाँ पर परऑक्सी आएगा, नहीं। क्या यहाँ कोई भी परऑक्सी लिंकेज आएगी, नहीं। इसलिए यहाँ कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं आती और इसका नाम परऑक्सी नहीं होता। ठीक है, यहाँ से एक बात समझ में आई मुझे, पता हो क्या सभी पर एसिड परऑक्सी एसिड होते हैं क्या, नहीं। ये पर एसिड है लेकिन ये परऑक्सी एसिड नहीं है। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, ये पर एसिड है पर ये परऑक्सी एसिड नहीं है। तो ऑल पर एसिड्स आर नॉट परऑक्सी एसिड। दूसरा सवाल, क्या सभी परऑक्सी एसिड पर एसिड होंगे, हाँ सभी परऑक्सी एसिड पर एसिड होंगे क्योंकि उनमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो पर तो हो ही जाएगा वो। ठीक है, सभी परऑक्सी पर एसिड होते हैं पर सभी पर एसिड परऑक्सी नहीं होते। ठीक है, ये नोट कर लेना इसको। इसके बाद आता है आपका थायो। देखो थायो कब लगता है, जब आप एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर जोड़ते हो। जैसे इसका नाम क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जुड़ेगा कहाँ, ये समझना आप। देखो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें अपन तो ऐसा होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की जब स्टडी करते हैं तो इसकी बेसिसिटी 2 आती है। बेसिसिटी अगर 2 आ रही है इसका मतलब 2 OH होना जरूरी है। जब इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ के ये बनाते हैं तो इसकी स्टडी करने पर भी इसकी बेसिसिटी 2 आती है। तो बेसिसिटी अगर 2 आई है इसका मतलब क्लियर हो गया कि 2 OH तो पक्का होंगे इसके अंदर, क्योंकि जब बेसिसिटी 2 आएगी। तो सल्फर कहाँ जुड़ा होगा, डबल बॉन्डेड वाले में। इसका स्ट्रक्चर फिर ऐसा आएगा। ये सल्फर आप यहाँ भी जोड़ सकते हो, यहाँ भी जोड़ सकते हो, यहाँ नहीं लगा सकते आप। क्यों, क्योंकि इसकी बेसिसिटी भी 2 होती है। तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हैं कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या SS लिंकेज पाई जाती है क्या। तो SS लिंकेज का मतलब होता है SS बॉन्ड, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो चाहे वो डबल बॉन्ड हो। हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे देख के, SS लिंकेज, तो हम सोचते हैं और SS लिंकेज का मतलब तो SS सिंगल बॉन्ड हो गया। तो क्या सिंगल बॉन्ड थोड़ी ना पाया जाता है, क्या हो गया ये सिंगल बॉन्ड, तो क्या सिंगल बॉन्ड थोड़ी ना पाया जाता है। तो आप तो कहोगे डबल बॉन्ड पाया जाता है, और ये सोच के आप गलत कर दोगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। SS लिंकेज वर्ड आ रहा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपको करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये अल्कोहल आ गया। अब इस अल्कोहल में आपने क्या करा, एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगा दिया, तो ये RSH आ गया। अब इसका नाम होता है अल्कोहल, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, थायो अल्कोहल। इसका नाम क्या है, अल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा, थायो अल्कोहल। ठीक, तो ये आज हमने पढ़े प्रीफिक्स ऑफ ऑक्सी एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से लर्न करना, 2 से 3 बार वीडियो देखना। अगर नहीं आ रहा समझ में तो फिर भी याद कर लेना एक बार, तो परेशान मत होना, वापस पढ़ लेंगे, लेकिन याद कर लेना, दिक्कत मत आने देना, क्योंकि सवाल आते हैं इसमें, बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, जब हम ये कोर्स खत्म होगा तो हम जब सवाल करेंगे ना, एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको पता चलेगा। दूसरी बात, जब आप 12th में आएंगे तब भी आपको इसकी प्रॉब्लम आएगी अगर आप याद नहीं करोगे तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार।